कल हमने चर्चा की थी वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि इन्हीं दो विपरीत आवेशों के अल्प दूरी पर स्थित निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसी का अंग टॉपिक आया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मैंने कल आपको बताई थी कि वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल पी से प्रेस करते हैं। इसका सूत्र P बराबर QBL। यदि हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो कूलॉम और मीटर हो जाएगा। भी सूत्र कल निकलवा दिए थे। अब बात आती है, अब हमने कल उसके बाद अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा था। यदि कोई परीक्षण आवेश किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होगा तब उस पर कितनी तीव्रता होगी, कल मैंने आपको पूरा डिटेल करके बता दिया था। अब बात आती है, अब अगला टॉपिक है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय का मतलब होता है उसके लंबवत यदि रखा हुआ है कोई परीक्षण आवेश, तब हमको उसको कैसे हल करना, उसके बारे में आज हम समझेंगे और चर्चा करेंगे। देखिए, निरक्षीय स्थिति में सबसे पहला काम तो ये हम डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम ये AB, मैं जैसे पहले बताया था, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों के बीच की अल्प दूरी QL है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर यह बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये इसकी थ्योरी हो गई। यदि थ्योरी आप लिख लें तो बेहतर होगा, या अपन बताए देते हैं, लिख लीजिए। तो माना AB है वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q व -Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। -Q आवेश से मिलकर, आप देखेंगे +Q और -Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसके बीच की अल्प दूरी, इसके बीच की अल्प दूरी QL, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, क्या लिखेंगे, O से निरक्षीय स्थिति में, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इस प्रकार से पहले इतनी इसकी थ्योरी हो गई है। पहले इतनी थ्योरी हमको लिखना पड़ेगा। इसमें इतनी थ्योरी हम लिख लेंगे। क्या माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की अल्प दूरी QL है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी। सबसे पहला काम हमको इतनी थ्योरी इसकी लिखनी होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जिस प्रकार हमने कल निकाला था निरक्षीय स्थिति के बारे में, हम अक्षीय स्थिति के बारे में कल चर्चा किए थे कि उसी प्रकार इसमें भी, इसमें क्या हो जाएगा, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर
पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर ये हमारा सीधे सीधे E1 जा रहा है आपका, तो जाएगा E1 वेक्टर इक्वल टू, कल मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपॉन r स्क्वायर। r हमारे बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना है बच्चों, AP, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर, इसकी दिशा कितनी है, A से P की ओर। इस प्रकार से हो जाएगा कि AP कैसे निकालेंगे, ये पे डिस्टेंस ये अच्छा है, तो आप लोग समकोण रोज पढ़े होंगे पाइथागोरस की सहायता से। यदि मैं अलग से हल करके बताना चाहूं तो ऐसे पाइथागोरस की सहायता से आप निकाल सकते हैं। यह ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ R है, यहाँ पे L है, ये हमको निकालना है A B P, तो हमको AP का मान निकालना है। मैं डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ आपको, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लीजिएगा और बन जाएगा, ये बहुत माइनर चीज है, बन जाएगा। तो अपन इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी, क्योंकि ये एक समान है। तो आप इसका मान रखते हैं, रखिए मान कितना आएगा, E1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो काट दीजिए, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपॉन रूट से स्क्वायर तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारा आ गया समीकरण क्रमांक 1। इतना इसको हल कर लेंगे, इतना इसको हल कर लेंगे, जिस प्रकार से अभी कल हमने हल किया था अच्छे से लिखना, उसी प्रकार इसको हमने हल कर लिया। अब हम चलेंगे माइनस के लिए, माइनस q आवेश का बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, देखिए कैसे निकालेंगे, जाएगा माइनस q आवेश, माइनस q आवेश के कारण, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, निकालिए बच्चों, क्या आ जाएगा, हो जाएगा वेक्टर बराबर जैसे पहले निकाले तो निकाल लीजिए, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपॉन डिस्टेंस कितना b से p, तो dp का स्क्वायर कितना है, dp स्क्वायर, dp का स्क्वायर, इसकी दिशा कितनी है हमारे पास, p वेक्टर से b वेक्टर की ओर, इसकी दिशा p से d की ओर है। dp की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया, dp की वैल्यू ये लिखी हुई है, dp बराबर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे dp बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू और हो जाएगा q अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, डबल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इनटू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू जो हो जाएगा q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 को देखने में लग रहा होगा इन दोनों के मान क्या है, एक समान है, ऐसा लग रहा है, वास्तव में है, इसका परिमाण एक समान है, परंतु दिशाएं विपरीत होने का इनके वैल्यू अलग है। यहाँ पे लिखेंगे A1 व E2 के परिमाण, परिमाण एक समान है, परंतु इनकी दिशा भिन्न भिन्न है, दिशा भिन्न भिन्न है, इनकी दिशा भिन्न भिन्न है।
दिशा में भी मैं तो इनको सदिशों का वियोजन करेंगे, घटकों में तोड़ेंगे। चलिए मैंने 11वीं में पढ़ाया था आपको सदिशों का वियोजन, अध्याय 4 में आपको मैंने पढ़ाया था सदिशों का वियोजन। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सदिश होता है वो हमेशा दो घटकों में टूट जाता है। एक होता है उसका ऊर्ध्वाधर घटक, एक होता है क्षैतिज घटक। इन दो घटकों में हम उसको तोड़ लेते हैं। तो पहले हम E1 वेक्टर का सदिश वियोजन करेंगे। E1 वेक्टर का सदिश वियोजन हम करने में पाते हैं। वैसे इसमें एंगल भी क्रिएट हो रहा है, इसमें एंगल ये और ये एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें सदिशों का जब हम वियोजन करते हैं तो हम पाते हैं इसके दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो थीटा बनता है। तो हम E1 वेक्टर को देखेंगे तो एक घटक ये बनेगा इसका और एक घटक ये बनेगा। इसका एक घटक हो जाएगा E1 sin थीटा और इसका बनेगा E1 cos थीटा। इसकी दिशा यहाँ, इसकी दिशा ऊपर की ओर। इसी प्रकार E2 को तोड़ेंगे तो एक घटक इसका नीचे की ओर जाएगा तो E2 sin थीटा और एक घटक इसका ऊपर की ओर चला जाएगा। एक घटक इधर जाएगा तो ये भी इधर की ओर जाएगा। एक घटक इसका ये बनेगा E2 cos थीटा। इस प्रकार से हम इसके घटकों को रूप में बना लेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, परिमाण के लिए बताना था E1 बराबर E2 यहाँ पे किया जा सकता था। तो तोड़ दीजिए तो इसका क्षैतिज घटक क्या बनेगा? इसका क्षैतिज घटक हमारा देखिए क्या बना, E1 cos थीटा। E1 cos थीटा इसका क्षैतिज घटक बन गया। वह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या हो जाएगा आपके पास E1 sin थीटा सीधे कर सकते हैं, ठीक है। अब यह वेक्टर नहीं भी लगाएंगे चलेगा, ये हो गया। इसके बाद E2 का सदिश वियोजन करिए। E2 का सदिश वियोजन करने से क्या हो जाएगा आपके पास, इसका क्षैतिज घटक आपको क्या प्राप्त होता है, क्षैतिज घटक। इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर कहाँ की ओर, नीचे देखेंगे ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये दोनों इधर जा रहे हैं। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर E2 sin थीटा आ गया। तो अब इस प्रकार से हो जाएगा। हम देखते हैं चित्र से समझ में आता है कि हम देख पा रहे हैं कि जब हम इसका मान निकालेंगे तो भाई परिमाण बराबर E1 और E2 की वैल्यू बराबर ना है। जब E1 E2 बराबर है तो ये जो E1 है वो E2 के दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और E1 और E2 एक ही दिशा में जा रहे हैं, पता ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे आता है E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तथा क्षैतिज घटक की दिशा एक समान है तथा क्षैतिज घटकों की दिशा एक समान है, अतः ये जुड़ जाएंगे। अतः यह है
बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर हो जाएगा आपके पास क्या वो परिणामी विद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज वाले बनेंगे तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा ये हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि E1 और E2 आपस में क्या है बराबर। जब E1 और E2 आपस में बराबर है क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा दोनों को जोड़ दीजिए 2E1 cos थीटा आ जाएगा। E1 की वैल्यू हमारे पास पहले से है ना, पहले से E1 की वैल्यू हमको cos की वैल्यू निकालना है। cos की वैल्यू के लिए हम कोई एक समकोण ले लेते हैं तो cos की वैल्यू निकाल लीजिए। E1 की वैल्यू हमको समीकरण 1 से प्राप्त हो जाएगी तो समीकरण 1 से तो E बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/r² प्लस L² और इसका cos थीटा cos की वैल्यू निकाल लीजिए। cos की वैल्यू निकालने के लिए इसकी सहायता से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर होता है यदि हम त्रिभुज ले लें त्रिभुज AOP में तो आधार बटे कर्ण तो आधार हमारा हो जाएगा L और कर्ण क्या हो जाएगा √r² प्लस L² cos थीटा की वैल्यू तो ऐसा समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। समीकरण 3 में मान रखिए तो समीकरण 3 में मान रख दीजिए कितना आ जाएगा कैपिटल E बराबर हमारा कौन 2 है मान लीजिए ले लीजिए पहले तो इनटू वाला कौन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन हो जाएगा r² प्लस L² cos का मान है L और ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ r² प्लस L² दिया जाएगा। अब इसको एक साथ मिला लीजिए 2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2 एक साथ हो जाएगा। आधार समान आते हैं आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं तो आधार समान है तो r² प्लस L² हो जाएगा 1 प्लस 1/2 आ जाएगा इसके रूप में। जैसा कि हम सभी जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है P बराबर होता है 2qL मान रख दीजिए इसमें क्या आ जाएगा कैपिटल E बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू जो हो जाएगा P अपॉन इसकी बात करेंगे तो कितना आ जाएगा r² प्लस L² और हो जाएगा 3/2 आ जाएगा 3/2 आ गया। इसमें जैसे अक्षीय स्थिति में मैंने आपको बताया था ये लास्ट में क्या करते हैं यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो तो लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो तो r L L का मान r की अपेक्षा बहुत ही छोटा है L को हटा दीजिए कितना आ जाएगा कैपिटल E इक्वल टू आ जाएगा हमारा कौन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू P L को खत्म कर देंगे तो r² अपॉन 3/2 से 2 कट जाएगा कैपिटल E बराबर हमारा कौन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू P अपॉन r⁻³ ये आपका व्यंजक आ गया। इसका मतलब लिख दीजिए इसका मतलब मैंने कल बताया था आपको न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका अक्षीय स्थिति कंप्लीट होता है थोड़ा सा देखने में जरूर बड़ा लग रहा होगा परंतु बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको 1-2 बार आप घर में प्रयास करेंगे और 1-2 बार लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपसे बनने लगेगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अभी पिछले साल ही शायद आया था पेपर में अच्छी स्थिति हल करनी हुई। इस प्रकार से विधिवत तरीके से आपको पेपर में हल करना है और इस प्रकार से हल करेंगे तो बन जाएगा। अब हम इसको
कंप्लीट करते हैं। अब जो भी होगा तो कल इसके आगे पढ़ाया जाएगा आपको अगले वीडियो में।